इंडिया इज द ओनली कंट्री एवर इन द हिस्ट्री जहां पर 5-6 रेवोल्यूशन एक साथ चलते हैं। कम्युनिकेशन इज द स्किल फॉर द फ्यूचर। आपका जो लीगल सिस्टम है उसमें बहुत सारे चेंजेस होने की जरूरत पड़ेगी। पॉलिसी एक ऐसा करियर है जहां विजन, वॉइस और वैल्यू तीनों की जगह है। सो यू नॉट ओनली हैव टू अंडरस्टैंड लॉ, इकोनॉमिक्स, रेगुलेशन, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री, फिजिक्स। कोडिंग और टेक की भी अंडरस्टैंडिंग जरूरी होगी। Don't need to be a coder yourself, but having an understanding of what AI can do. There is no good news there, by the way. Don't use ChatGPT for writing. Use ChatGPT as an assistant. Policies for the poor are poor policies. There are 3 problems in India: implementation, implementation, implementation. Hello everyone, welcome to yet another episode of Switch Talk. So दोस्तों, दुनिया में कुछ प्रोफेशंस होते हैं जो हेडलाइंस बनाते हैं और कुछ प्रोफेशंस वो होते हैं जो हेडलाइंस का रीजन बनते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोफेशन की जो कभी यूपीएससी की शैडो में छुप जाता है और कभी एक एनजीओ या किसी थिंक टैंक की रिपोर्ट के पीछे। मैंने जब इंडिया में 3 अलग अलग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में काम किया तो मैंने वहाँ देखा कि कैसे पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन और इम्प्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट देश को बदलने की ताकत रखता है। और उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद जब मैं डेवलपमेंट स्टडीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ में यूके में गया पब्लिक पॉलिसी पढ़ने के लिए, विच इज़ रैंक नंबर 1 इन द वर्ल्ड फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़, तो वहाँ मुझे एक चीज़ समझ आई, दैट policy is not a document, it's a design for human lives. So आज हमारे साथ हैं इस प्रोफेशन के एक विजनरी अभिषेक, जिन्होंने जर्नलिज्म से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक, मीडिया से ग्रासरूट्स तक पॉलिसी मेकिंग के हर एस्पेक्ट को देखा है, समझा है और बदला है। Someone who has seen this sector evolve. Abhishek, one of India's leading minds in evidence-based policy, stakeholder engagement, and cross-sector convergence. Thank you so much for being here, Abhishek. It's a pleasure having you at our podcast. Pleasure is all mine. So, start करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, which is journey to the policy world. तो अभिषेक सर, ये बताएं, ओआरएफ का डेटा है जो कहता है कि आज के टाइम में इंडिया में 70 से ज़्यादा थिंक टैंक्स एक्टिव हैं। और आपका जैसे करियर, आपने बताया कि लॉ आपने पहले किया, फिर आप जर्नलिज्म में गए, उसके बाद कट्स में आपने काम किया, उससे पहले शायद ईवाई में भी किया। सो आपकी एक बड़ी वेरीड जर्नी रही है प्रोफेशनली, और अब आप इंडिक चला रहे हैं। सो ये काफ़ी ऑर्गेनिक, बट इट वाज अ लेयर्ड ट्रांजिशन। सो जर्नलिज्म से आपको पॉलिसी की नैरेटिव पावर समझ आई, या आप हमेशा से एविडेंस ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की तरफ इंक्लाइंड थे? थैंक यू अखिल जी, आई थिंक वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा। सिंस यू आर ऑल्सो एन एजुकेशनिस्ट, आई थिंक जो आपका जो माहौल होता है एजुकेशन का, अगर अर्ली स्टेजेस पे आपको ऐसा माहौल मिल जाए जिसमें आपकी क्यूरियोसिटी और क्वेश्चनिंग एबिलिटीज डेवलप हो जाए, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड ग्राउंड टू गेट इनटू पब्लिक पॉलिसी। माय फादर was a professor of political science. My mother was a PhD in education. I was a science student, so was my sister. तो जो घर के अंदर जो माहौल था वो हमेशा एक इंक्वायरी का माहौल था, एक क्यूरियोसिटी का माहौल था, कुछ नई चीज़ जानने का माहौल था और पढ़ने का भी माहौल था। उसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इन पे फोकस था। हम लोग ने स्पोर्ट्स भी की, बाकी चीज़ें भी करी। तो वो जो फॉर्मेटिव बेस था, आई थिंक दैट इज़ वेयर आई वुड से लेटर ऑन all the decisions that were taken came out of that element of curiosity that was developed. तो स्कूल के बाद आई डिड बीकॉम करते करते पता चला कि बीकॉम के अंदर एक सब्जेक्ट है मर्केंटाइल लॉ, सब्जेक्ट है आपका बिजनेस लॉज। तो जब वो लॉ की किताबें पढ़नी शुरू करी, बड़ा मज़ा आया पढ़ने में। तो वहाँ से लॉ करने का इरादा बना। फिर इस तरह से लॉ की पढ़ाई चालू करी
जाके पुणे यूनिवर्सिटी, सिम्बायसिस कॉलेज उस वक्त पुणे यूनिवर्सिटी का पार्ट था। और वहाँ पर जब गए तो क्योंकि तमाम देश के डिफरेंट पार्ट से बच्चे आए हुए थे, तो आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है। एक फेमिलियरिटी से दूर जाकर जो आप एक इकोसिस्टम में रहते हो जहाँ पर इमीडिएट फ्रेंड्स और इमीडिएट फैमिली नहीं है, यू आर प्रिटी मच ऑन योर ओन, बट यू ऑल्सो लर्न, पेयर लर्निंग आपकी एकदम वर्टिकली ऊपर जाती है। तो वहाँ से फिर अब लॉ की पढ़ाई करी, पर लॉ की पढ़ाई में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लॉ अपने आप में एक इंटरडिसिप्लिनरी डिग्री है। आप क्रिमिनल लॉ भी पढ़ते हैं, आप सिविल लॉ भी पढ़ते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी पढ़ते हैं, आप एनवायरमेंटल लॉ भी पढ़ते हैं, आप हर तरह का लॉ पढ़ते हैं। तो आपकी एक सम ऑफ ऑल थिंग्स, एक आपका जो नज़रिया बनता है, यू टच ऑन ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। तो जब ये एक एक इंटरेस्टिंग एक कॉकटेल ऐसा बन जाता है कि आपकी क्यूरियोसिटी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में आप घुस जाते हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ लोग, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, would then like to take career decisions which are more dynamic. So I mean I didn't plan on it, but वो बनता चला गया। तो जो पहली नौकरी करी वो अर्न्स्ट एंड यंग में करी, टैक्स लॉज में, इनडायरेक्ट टैक्स में, मैं बॉम्बे में था। दूसरी नौकरी जब हुई तो वो जर्नलिज्म में हुई, और उसका कारण ये था कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं प्रोफेशन में था, तो इंडिया राइजिंग चल रहा था उस वक्त बहुत ज़बरदस्त। दिस इज मिड 2005 के आसपास की बात है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ें काफ़ी चल रही थी। तो आई गॉट मोर इंटरेस्टेड इन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, कि हम मैन्युफैक्चरिंग किंग भी बन सकते हैं, हम सर्विस किंग भी बन सकते हैं, लेकिन व्हाट विल हैपन टू द डेवलपमेंट, रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। So that got me to journalism, to tell the story of the other side. तो इसी तरीके से वो एक कदम से दूसरे कदम चलते चलते, and that led to then masters in media and conflict studies from United Nations universities. And I would say that rest of my profession was is a reflection of all these experiences. हाँ, बिकॉज पब्लिक पॉलिसी एज अ प्रोफेशन तो था ही नहीं, या कोर्स तो नहीं था। कोर्स तो वहाँ पर था मीडिया एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, क्योंकि मैं जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से जा रहा था। पर ये क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैंने वकालत करी तो जो ऑप्शंस थे वो टिपिकल लीगल ऑप्शंस थे। या तो आप कॉर्पोरेट लॉ में जाएंगे या आप लिटिगेशन में जाएंगे। दीज वर द वेरी बाइनरी। पब्लिक पॉलिसी जैसा कोई एक इवॉल्व डिसिप्लिन था। अमेरिका में पढ़ाया जाता था, यूके में पढ़ाया जाता था, पर इंडिया में भी बहुत लिमिटेड जगह था। मैं अगर बात करूँ थिंक टैंक्स की, तो 2 4 5 थिंक टैंक्स हुआ करते थे उस जमाने में। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, almost every law firm has a public policy department also. There are so many public policy courses. So I think ये जो एकदम ग्रोथ हुई है पब्लिक पॉलिसी एज अ डिसिप्लिन, एज अ कोर्स, in terms of professionals who are opting for it, has to do a lot with where India and world is. There's a requirement for it. So वो requirement समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या कारण रहे हैं जिसमें public policy has become such an interesting field. सो आज के ज़माने में क्या पब्लिक पॉलिसी एक करियर है या एक कॉज है? दोनों ही हैं। देखिए, पब्लिक पॉलिसी भी, let me take a step back. What is public policy? Public policy cannot, in my view, cannot be defined in a strict boundary. जब आप मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी भी पढ़ने जाते हैं, काफ़ी बच्चे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं जो MPP का कोर्स करके आए हुए हैं। वहाँ पर भी आपको क्या पढ़ाया जाता है? वहाँ पर भी आपको डिफरेंट इश्यूज की इंटरसेक्शनैलिटीज पे आपका फोकस कराया जाता है। और उसका कारण ये है, अगेन द रीजन इज दैट यू आर बीइंग ट्रेन्ड टू थिंक at the intersectionality of multiple disciplines. So public policy is a multidisciplinary approach. It is also a cause because innately जो word है वो है public policy, और कायदे से every policy
must work for public interest, right? बट थोड़ा सा मैं इसमें और थोड़ा सा डेवलप करना चाहूँगा, वो इस वजह से क्योंकि देखिए, अगर आप देखें कि समाज में एक ट्रायंगल आप इमेजिन करिए, ट्रायंगल के एक वर्टेक्स पे गवर्नमेंट है, एक पर सिविल सोसाइटी है और तीसरे पर बिजनेस है। अब इन तीनों की जो बातचीत है, पूरी सोसाइटी तो इन्हीं को तीनों को मिलकर बनती है। ये जो तीनों की बातचीत है, ये टूटी हुई बात, देयर इज अ ब्रोकन सर्किट समवेयर। कुछ एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट है, कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट है, कहीं कहीं पे जैसे सिविल सोसाइटी और बिजनेस की तो बात ही नहीं हो पाती क्योंकि उनकी जार्गन ही अलग है, राइट? बट इफ यू वांट टू टेक इंडिया टू द डेवलप्ड ट्रेजेक्टरी, इंक्लूसिव ग्रोथ, betterment of environment, society, people, then you have to work with each and every community that is out there significant and need to bridge the communication. तो जब आप उस चीज पे काम करते हैं, वही पब्लिक पॉलिसी है। सो मैं जब मिनिस्टर्स ऑफिस में था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो आई रियलाइज दैट कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी is often the missing piece between a well-intentioned policy and public trust. So what's your take on this? So देखिए, we are in an age where there are multiple narratives and multiple distractions also. अगर आप हिंदुस्तान की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि India is the only country ever in the history, and रामचंद्र गुहा ने भी अपनी किताब में इसके बारे में जिक्र किया है, जहां पर 5-6 रेवोल्यूशन एक साथ चल रहे हैं, सोशल, डेमोक्रेटिक, इंडस्ट्रियल, इंफॉर्मेशन, राइट? एंड ऑल ऑफ देम आर हैपनिंग टुगेदर। किसी भी देश में कभी भी ये सारे रेवोल्यूशन एक साथ नहीं चले। अब जब रेवोल्यूशन चल रहे हैं तो एक चर्न हो रहा है, उस चर्न के अंदर बहुत सारी डायरेक्शंस खुल रही हैं, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी है और नए एरिया से डील करने का एक स्ट्रगल भी है। सो आई वुड से कि in a way, if you want to make sense of the future, you also have to understand what the past has been. So for a public policy professional, you have to be equally interested in the history to have a projectile into the future. Secondly, increasingly what we are also feeling is कि I don't think जब आप स्कूल की एजुकेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आना चाहते हैं, आइए, बिल्कुल आइए, लेकिन दैट इज नॉट सो मटीरियल एज इट इज टू बी इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग दैट इज बीइंग टॉट. सो इवन इफ यू आर above average in everything that is being taught, you will have a good base in the public policy career, right? Because at the end of the day, I've seen, from experience I'm saying कि public policy career siloed, if it is not a career for people who are taking a very semantic view or very closed view or very specific specialization. So I would say that you would need the depth in many fields and you would also need the breadth in many fields. Deep generalization is what makes a public policy professional. एक पॉलिसी मेकर का रूटीन कैसा होता है? क्या सिर्फ रिपोर्ट लिखना और डेटा एनालाइज करना, या स्टेक होल्डर मीटिंग्स और फील्ड विजिट्स भी होते हैं? देखिए, 3-4 स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी होती हैं. एक तो डेटा एनालिसिस इज अ स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ इट, but nowadays there is so much data available from multiple sources. गवर्नमेंट नीति आयोग जैसे बॉडीज हैं, ये भी काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल कराती है. एक तो डेटा एनालिसिस है. डेटा एनालिसिस आपको पहला इंसाइट देता है, इट गिव्स यू द फर्स्ट इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम. दूसरा आपका है, जब आपने उससे थोड़ी सी एविडेंस कलेक्ट करी, टू वेरीफाई इट. वेरीफाई आप कैसे करेंगे? वेरीफाई आप करेंगे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन से. एंड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन जितनी स्पेसिफिक बट जितनी वाइडर हो सके उतनी करनी चाहिए. मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर एंड वाइडर कम्युनिटी के साथ, सो यू एब्जॉर्ब एवरीथिंग. और जो थर्ड लेवल है, जब आप रिपोर्ट लिखते हैं या फिर कोई भी पॉलिसी एडवाइस, पॉलिसी पेपर लिखते हैं, इट शुड बी एडिक्वेटली पीयर रिव्यूड. तो जब ये तीनों चारों चीज़ें बन जाती हैं,
you have a recipe for a good policy. तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है पॉलिसी जॉब्स एंड स्किल्स बियॉन्ड गवर्नमेंट। सर, नीति आयोग के जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम जैसा मॉडल बताता है कि डेटा ड्रिवन गवर्नेंस और कन्वर्जेंट प्लानिंग कितनी क्रिटिकल होती जा रही है, और इंडिया में पॉलिसी प्रोफेशनल्स अब सिर्फ प्लानिंग कमीशन या मिनिस्ट्रीज तक लिमिटेड भी नहीं है। दे आर वर्किंग विद मल्टीलैटरल रेगुलेटरी बॉडीज, फिलेंथ्रोपी फाउंडेशंस एंड इवन CSR टीम्स। सो आपने, क्योंकि आप इतने सालों से पॉलिसी सेक्टर में हैं, सो हाउ हैव यू सीन दिस सेक्टर इवॉल्व? सर, वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आज का जो एवोल्यूशन है, इट्स अ कैचअप गेम फॉर एवरीवन। इट्स अ कैचअप गेम फॉर रेगुलेटर्स, क्योंकि इतनी फास्ट चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब आप देखिए, आई गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल कि जो डिबेट हम 3 साल पहले कर रहे थे फॉरेन पॉलिसी की क्षेत्र में, वो एकदम चेंज हो गई आज। Nobody with the tariff dimension in America has changed everything. The whole global economy has changed. So you have to recalibrate immediately, right? आप ये देखिए कि किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, चाहे वो टेलीकॉम का फील्ड हो, मोबिलिटी का फील्ड हो, इतने डिसरप्शंस आ रहे हैं कि there is a catch-up game being played at every level. गवर्नमेंट के अंदर कैपेसिटीज अभी कम है, स्टेट कैपेसिटी कम है, और आई वुड कॉम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज ट्राइंग टू गेट लैटरल एंट्री. And I would also, viewers and people who are interested in public policy, I would tell you that the future, even if you were not part of the administrative system formally, in future, if you are actually focusing on good public policy skills, there's a very high chance that you will get to participate. I mean, if you ever wanted to join the government, that you could join the government through lateral entry route, because that external expertise is important. फंडिंग की आपने बात करी, फंडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. देखिए, ग्लोबली रिसर्च पर फंडिंग अभी थोड़ी सी स्क्वीज हुई है. उसका कारण ये है, देयर हैज बीन अ जनरल स्लो डाउन, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन, so that money is not available for the kind of work that it was available for. So what is the kind of money that is available? So traditionally government money has reduced, or multilateral money has reduced, but what has increased is philanthropic money. और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि philanthropies कहाँ से आ रही हैं? These are large companies, very profitable companies, which are now giving back to the society in one way or the other. But interestingly, क्योंकि सोसाइटी इतनी अनइक्वल हो गई है कि पब्लिक पॉलिसी का आना भी बहुत ज़रूरी है, but at the same time these are the philanthropies which are basically. So आज पॉलिसी प्रोफेशनल्स के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्किल्स जैसे मानी जाती हैं, रेगुलेटरी लिटरेसी, पॉलिसी राइटिंग ऑफ कोर्स इज देयर, देन स्टेक होल्डर मैपिंग है, या इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन. So what according to you is the most crucial skill? Sir, it's a very complex question, but I think the fundamental skill, क्योंकि हम skill की बात कर रहे हैं, for a public policy professional is communication. And there is no two doubts about it. Communication with the audience and communication with self. बिकॉज बहुत अच्छा टैलेंट है हमारे देश में, बहुत अच्छे बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, बहुत अच्छे IIT IIM से निकल रहे हैं. अब तो बहुत पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस भी दे आर फ्लावरिंग इन एवरी स्टेट. बट आई ऑफन फील कि इतनी इंटेलिजेंस और इतना एक्सपोजर के बाद भी अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं पर वो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहा है पढ़ाई में, उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर देता है. तो मैं ये बोलूँगा कि आप, इनफैक्ट इट होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी फील्ड, वेदर यू आर इन पब्लिक पॉलिसी और नॉट, communication is the skill for the future. You have to be a good communicator. So that's one. Secondly, I would say that anybody who's interested in public policy should start
developing the basic habit of asking why. Because ultimately, what is public policy? It's a heightened sense of your relationship with your world, right? आप साबुन खरीदने जा रहे हैं, तो आप सवाल पूछिए कि ये साबुन में क्या इंग्रेडिएंट्स, पढ़िए पढ़िए उसके पीछे कहाँ से बन के आ रहा है, कितने लोग बना रहे हैं, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कौन सा केमिकल यूज कर रहा हूँ, ये केमिकल बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है, जो आप खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये बॉटल पानी की बॉटल है, ये प्लास्टिक जाएगी कहाँ पर, ये लैंडफिल में जाएगी या रिसाइकिल होएगी? यही तो पब्लिक पॉलिसी के क्वेश्चंस हैं. So once you start asking basic questions, fundamental questions, even not as a student of public policy, you are geared towards public policy. क्योंकि वो आपने एक बार क्वेश्चन फ्रेम कर दिया तो उसका जवाब भी आपको कहीं ना कहीं पर रास्ते पे मिलेगा. That's a second skill. Start asking questions. Don't take anything as it is. Be a questioning individual. थर्ड जो स्किल है, यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल चीजें आ जाती हैं. एक जमाना था कि आप समझते थे कि भाई मैं मैथमेटिक्स में फोकस करूंगा, वही मेरा एक वो है. आई थिंक पब्लिक पॉलिसी के अंदर, एंड आई एम रियलाइजिंग इट, कि मैंने साइंस पे शायद इतना ध्यान नहीं दिया स्कूल में, बट अब हम एनर्जी पॉलिसी की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की भी बात कर रहे हैं, बायोमास की भी बात कर रहे हैं. यू हैव टू गो बैक टू योर बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट्स, राइट? सो यू नॉट ओनली हैव टू understand law, economics, regulation, you also have to understand chemistry, physics, biology. So as I said, that this touches upon this. So technical knowledge, technical understanding of concepts is fundamental for you to be a good public policy practitioner. And the last thing that I would say is, wherever one is getting a chance to experience the ways with which the state, the government works, take that experience. Do your internship with a collector office. Do your internship. अब आजकल तो चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप आती है, प्राइम मिनिस्टर्स फेलोशिप आती हैं, प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप आती हैं. एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड ओपन अप. मेरे ख्याल से तो, क्योंकि जो हमारा जो स्टेट है वो चालू ही होता है एकदम पटवारी के लेवल से, so there should be internships at that level also, because that's where the state starts from, right? ऊपर तो आप internship दे दीजिए, but if you don't understand the fundamentals of state, then you will never be able to reflect adequately on the entire chain. So I would say that, and many such opportunities are there. हमारी खुद की firm के अंदर we are always recruiting interns, continuous. There's a rolling internship program, and many others are also doing the same. तो वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से एक जो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोफेशनल्स की जो डिमांड है वो बताते हैं कि काफ़ी बढ़ने वाली है. ऑलमोस्ट 35% तक उसमें डिमांड बढ़ेगी इन द नेक्स्ट 3 to 5 years. और पॉलिसी सेक्टर स्पेसिफिकली उसका सेंटर बनेगा. सो आपने खुद भी काफ़ी जैसे जॉब्स भी देखे हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग एनवायरनमेंट्स में काम किया है. एजुकेशन आपकी काफ़ी डाइवर्स रही है और मीडिया में भी आपने काम किया, तो इतने वर्सेटाइल आपका एक्सपीरियंस रहा है. सो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पॉलिसी मेकर होता है उसको जनरलिस्ट होना चाहिए या डोमेन स्पेशलिस्ट? दोनों ही की ज़रूरत है. देखिए, आप क्योंकि डिमांड दोनों ही जगह है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट energy security. So you have to know, everything that goes into making an electricity and relaying the electricity through whatever channel, transmission channels and everything. But अगर आपका सवाल मैं समझाऊं, do you have to be journalist or do you have to be? I think what you have to be is someone who is able to understand the system, integrated systems. उसका कारण ये है कि आप में एनर्जी पॉलिसी अगर आप बनाएंगे तो आपको ट्रांसमिशन नेटवर्क कैसे काम करता है भी मालूम होना चाहिए, आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की इकोनॉमिक्स भी मालूम होनी चाहिए, राइट? एंड यू ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू ब्रेक H2O through electrolysis process, right? So I would say that there is a science
of a subject and there's the economics of that subject. Both are equally important. एक मैं थोड़ा सा इस पे आपको with something that worries me. देखिए अगर आप 2024 का डेटा देखेंगे, I don't remember which entity put out that data. सर एक सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है आजकल. I don't want to scare the kids. I want to alarm them in a positive way. 38%, almost 40% IITians as of 2024 were jobless. Oh, don't tell me. Right? That's a lot. That's a lot. तो एक हमारी पहली समझ थी भाई आईआईटी में अगर कोई चला गया तो उसका तो करियर बन गया. तो अब क्या हो रहा है कि यू हैव टू बी द बेस्ट इवन इन द बेस्ट. बट दैट इज नॉट टू डिस्करेज अदर्स फ्रॉम थिंकिंग दैट उनका क्या होगा. I mean, my sense is that one has to start applying in multiple domains because opportunities are there. So हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है पॉलिटिक्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. ग्रिंडल का जो इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि काफ़ी बार प्रोग्रामेटिक इंटेंट तो अच्छा होता है लेकिन इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन वीक होता है, और स्पेशली जो स्कीम्स होती हैं जब फेडरल सिस्टम में, उसमें पॉलिसी और प्रैक्टिस के बीच का जो लैग होता है. सो आपके एक्सपीरियंस से बताइए कि उससे किस तरह से डील किया जाना चाहिए. उसके लिए सर आई थिंक द गवर्नमेंट सिस्टम हैज टू हैव मोर एम्पैथी विद सिटीजन्स, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आई थिंक यू बीन अ ब्यूरोक्रेट योरसेल्फ. आई थिंक एक ब्यूरोक्रेट भी अपनी दिनचर्या की लाइफ में फायर फाइटिंग ही कर रहा होता है. ही डजंट हैव टाइम टू लुक बियॉन्ड हिज नोज. बहुत विजनरी आप नहीं हो पाते हो. आप जिस डिपार्टमेंट में जाते हो उस डिपार्टमेंट में आपके पास इतनी सारी फाइल आती है, उस पर आप साइन कर रहे हैं, नोटशीट बना रहे हैं और वो फाइल घूम रही है. आई थिंक एक इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल है पीटर प्रिंसिपल. वो पीटर प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी के बाद आपकी लर्निंग प्रोसेस जब बंद हो जाता है, यू स्टार्ट डी लर्निंग, और वहां पे कोई मोटिवेशन नहीं बचता है. सो very good policy instruments can fail just because the intent or the impact that it could potentially have is not adequately understood in the government system. For a civil servant or rest of the system to implement it, that enthusiasm has to be there. So things that succeed are those that have political will. Things that succeed are also those that are not challenging the existing system too much. So what do you need? You need a little bit more empathy in the government system, in my view, because there are very good people, many others like us, who are continuously creating new knowledge which is practical. And all that is required for public policy professionals is that engagement with the government system to sit down and co-evolve. Guide us कि ये चीज काम आएगी, ये चीज चल सकती है, ये चीज नहीं चल सकती. Right? When that engagement doesn't happen, तो सरकार के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? सरकार बोलते हैं आप सिर्फ कागज पे आप ये लिख के लिए आए, ऐसे this is not how it works. Right? But then you should create formal informal channels of engagement. वो सरकार को करना चाहिए. होता वो आजकल प्राइवेट साइड की तरफ से है. इंडिया का एजेंडा, वेदर इट इज हाउसिंग, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एवरीथिंग इज ह्यूज. विद एवरी डे ऑफ नॉन वर्क वी आर सेटिंग आवरसेल्व्स बैक अ फ्यू इयर्स. मैं जब आईडीएस में पढ़ रहा था पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, तो मैंने मतलब एक सेइंग थी जो काफ़ी चलती थी, दैट policies for the poor are poor policies. So what's your take on that? Interesting. That is that if you are only trying to address, and I'm trying to extrapolate the sense from your question, if you're only trying to address one dimension
right? Say for example, eradication of poverty, right? अब इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी दोनों तरीके से आप एड्रेस कर सकते हो. एक तरीका तो है कि आपने एक पॉलिसी लिया है या फिर यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया बिलो पॉवर्टी इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग दिस थिंग. आई मीन यू कैन हैव सिमेंटिक्स अप्रोच, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें आपने पुअर के लिए दे दी, बट आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए. देन दैट पॉलिसी विल बी अ पुअर पॉलिसी. As you rightly said, that policy for the poor will remain is a poor policy because you are not focusing on the structural changes. So, and structural changes require efforts. मैं इस पे एक छोटे से बिंदु पे I wanted to sort of attract everyone's attention. You see, India has so much of potential. We keep on saying demographic dividend, but if this dividend is not adequately employed, and employment is not enough, एम्प्लॉयमेंट भी ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो रही हो, राइट? नितिन देसाई हैं, फॉर्मर वेरी सीनियर यूएन डिप्लोमैट एंड वेरी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट. उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन अपने एक पेपर में लिखी थी वेज की. वेज इज नॉट जस्ट अ रेम्यूनरेशन फॉर योर labor, but it should also be a return on your capabilities. So what we need to do is we need to increase the base. 100 crore people should have good incomes, and this is a matter of public policy. अगर उनकी इनकम्स अच्छी होंगी, आपका सब्सिडी भी कम होगा, आपका कंजम्पशन भी ज्यादा होगा. So if you ask me what is one big area to focus for any public policy professional for a country like India, is how do you make 100 crore people earn better in multiples of what they are earning. Because top 10%, 20% to they're already fine, right? they are well off. Yeah. But the base has to be strong. Sorry, मैं थोड़ा सा digress कर गया था, but I wanted to bring the most fundamental public policy question into picture, which is that if you get most 100 crore people to earn well, then we don't even need the slogan for Viksit Bharat at 2047. We will probably be Viksit by 2037. तो मेरे भी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के टाइम जो नरेगा स्कीम थी, महात्मा गांधी नरेगा, उसमें डायरेक्ट वेज ट्रांसफ़र और को लेकर एक अमेंडमेंट हुआ, और एक हमने स्टीयर किया था, वो था सस्टेनेबल एसेट बिल्डिंग के लिए, जिसमें वेजेस एंड मटेरियल रेशो में हमने कुछ चेंज किया था जिससे सस्टेनेबल एसेट्स बन पाए. और उससे जो सब्सटैंशियल चेंज आया विच बेनिफिटेड मिलियंस ऑफ पीपल डायरेक्टली एंड ऑल्सो इनडायरेक्टली. सो वहाँ मैंने सीखा कि पॉलिसी का इम्पैक्ट जो होता है वो कितना ह्यूज होता है. इट्स वेरी वाइड. सो आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट या मोमेंट जो आपको लगता है कि करियर डिफाइनिंग था, जहाँ पॉलिसी ने एक्चुअली ज़मीन पर असर दिखाया हो? तमाम पॉलिसीज हैं ऐसी. देयर आर सेवरल पॉलिसीज. In fact, we work on tech policy and sustainability as a vertical. We work on economy and livelihood, and we also work on climate policy, climate and sustainability. राजस्थान प्रदेश में हम लोगों ने एक पॉलिसी एक साथी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बनाई थी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, जिसको बनाने पे बजट एलोकेशन में 60 करोड़ से वृद्धि करके 600 करोड़ हो गया था. एंड आई थिंक वो इन काफ़ी ऐसे चैलेंजेस को एड्रेस कर रही थी. तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कितना पावरफुल एक पॉलिसी हो सकती है. अब देखिए, हमने बिजली की बात करी थोड़ी देर पहले. हमारी बिजली कंपनियां सब लॉसेस में चल रही हैं. उसके काफ़ी कारण हैं और काफ़ी स्ट्रक्चरल रीजंस हैं. तो जब हम ये एग्रीकल्चर पे काम कर रहे थे तो हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर 20% सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, स्केल अप हो राजस्थान जैसे प्रदेश में, तो लगभग 781 करोड़ की एनर्जी सब्सिडी आपकी बचेगी. ठीक है. अब आप ये वंडर करते हैं कि भाई हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए तो फार्मर्स का इनकम लॉस भी होगा, क्योंकि जब तक वो सॉइल और
क्रॉप रेडी नहीं होती तब तक तो इनकम लॉस होगा उसकी प्रोडक्टिविटी पे। तो अब आप ये देखिए कि ये 800 करोड़ क्योंकि आपकी बिजली बच रही है, एनर्जी सब्सिडी बच रही है, कुड बी चैनलाइज्ड। आपको नया पैसे की जरूरत नहीं है। टू योर क्वेश्चन दैट हाउ पावरफुल पॉलिसी कैन बी, हम हमेशा बात करते हैं कि रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। इफ यू रियली स्टार्ट थिंकिंग थ्रू द प्रॉब्लम, तो रिसोर्सेज भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में निकल जाते हैं। बहुत बार अक्सर ऐसा होता है, रिसोर्सेज भी उसी में से निकल जाते हैं। विल होनी चाहिए कि उसको इम्प्लीमेंट करने की और उसको चैनलाइज करने की। सो जस्ट टू give you this example, there are many other examples where work that we've done work, we've carried out surveys, evidence based surveys, which have been I would say instrumental in reconsideration of draft e-commerce consumer protection rules on e-commerce. We have picked up one major issue of late, which is on online betting and gambling. At one level you want students and kids to be productive. On the other hand, you have online and betting and gambling as something which is getting many kids to get addicted. तो हमने उस पर एक मुहिम छेड़ी है और उसके काफ़ी रिजल्ट्स भी आए हैं। रेगुलेटर्स ने उस पर नोटिफिकेशंस पास किए हैं, कॉशन पास करी हैं फॉर कंज्यूमर्स टू beware of such platforms. तो काफ़ी सारे, what I'm trying to say that now in our heart you have a great satisfaction that from a small corner in Rajasthan, some public spirited people launch a campaign which is going to affect almost 1 billion people. So imagine the power and the satisfaction level that you get by working on these things. So आपको क्या लगता है कि do we need more embedded policy units within state bureaucracies? Like, what's your take on this? They can help, but you have to change the formula. अभी जो formula है वो PMU का formula है। एक तो PMU का formula है, दूसरा and I will not hold myself back from saying that government ने अपना daily task भी outsource कर दिया है। There was a report last year that some 500 crores were spent on 4 consultancies in the central government itself. तो आप देखेंगे कि जो रोज का काम है, पीपीटी लिखना, लेटर लिखना, so we are not talking about strategic work, we are talking about routine work. It's outsourced to consulting. So embedding of whom? One has to really change the game here. A bureaucrat has a very unique skill, which I think a bureaucrat themselves don't recognize, which is that after 10-15 years, they are A, generalist because they have worked in multiple departments, B, the wealth of knowledge and processes that they have. So embedding ऐसी होनी चाहिए कि आप जिस कंसल्टेंट को लेके आ रहे हैं, जिस व्यक्ति को लेके आ रहे हैं, आप उसको बताएं कि देखिए ये प्रोसेसेस हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, आपका फोकस है इन प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना और सटीक नॉलेज देना। जो रूटीन काम है आप अपने स्टाफ से करवाइए, राइट? अदरवाइज क्या है कि आप उसको वो रूटीन काम ही करता रहेगा, पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल। So there are two types of public policy professionals that I see today. One is who are ENY, KPMG, Deloitte, people who are in government system, and they are in thousands, who are doing a lot of daily work, making PPTs and all these things. And there is a second category, which is more strategic, which is not sitting inside the government system, but working to improve processes, regulations, but with a very high order of knowledge. And there is a lot of opportunity, professional opportunity in this area. So policy making में media, business और governance
इन सब के इंटरेस्ट्स क्या क्लैश करते हैं? पॉलिसी मेकिंग में तो नहीं टकराते, पॉलिसी कम्युनिकेशन में जरूर टकरा सकते हैं. आई थिंक पीपल समटाइम्स एक्स्ट्रापोलेट according to their own biases, even if something is said in a very normal business as usual way. Fragmentation of opinions है, हर जगह है. At one level they are healthy, but at another level they become destructive, because when you are only talking about issues, and I want to spend a minute here, when you are only talking about issues and screaming at each other, you're not coming to a solution. The moment you will elevate a conversation from issues to interests, you have your interest, he has his interest, madam has her own interest, everyone has different interest, right? The moment you would elevate an issue from an argument from an issue to an interest level, you will see everyone will start to work together, right? As a businessman, you will have a technology कि यार मुझे air pollution के लिए काम करना है, right? As a environmentalist, madam will have a direct interest in it. As a bureaucrat, you would be interested in putting it. So now we are talking about interest. But अगर आप ये बोलते कि which method is the best method of containing air pollution, तो हम issues में खत्म हो जाते. So if you want to get public policy to work, you have to elevate the discussion, normal discourse from issues to interests. And that is where businesses and media and government should also go back to the drawing board in terms of how they are communicating with each other. So our next segment is AI, data and ethics in policy. तो AI के पॉलिसी में आने से हम एक नए डोमेन में एंटर कर गए, जहां डेटा इज प्रेडिक्टिव बट सिटीजन्स आर स्टिल एस्पिरेशनल. तो सर ये बताएं, AI ड्रिवन टूल्स जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस, रियल टाइम ग्रीवेंस रिड्रेसल, डैशबोर्ड्स या मोबिलिटी हीट मैप्स, क्या ये सब सिर्फ पायलट तक लिमिटेड रहेंगे या लॉन्ग टर्म सिस्टम्स भी बन सकते हैं? I think already बन रहे हैं. UP has done a lot of work at the intersection of AI and ML for disaster relief, for example. So there are applications that are happening. हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो एनवायरनमेंट के फील्ड के अंदर AI कैसे और मशीन लर्निंग कैसे काम कर रही है, उस पर हमने डोजियस निकालते रहते हैं. आई थिंक दो तीन मुद्दे हैं AI का फ्यूचर देखते हुए. That I think one of the biggest questions that we should be asking is how to navigate AI in such a way that you are not subtracting people from productivity. असर होएगा, ऑलरेडी होगा. तो यानी कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम will have to accept this challenge that it will have to think differently. So I think what is required is to really have that little bit of view into the future and then see कि क्या क्या चीज़ें हमारी हमको दोबारा से रिकैलिब्रेट करनी पड़ेंगी. स्किलिंग प्रोग्राम रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा. क्या पता उन स्किल्स की ज़रूरत ही ना पड़े जिस पे आज गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है. यू हैव टू वर्क बैकवर्ड्स टू सी कि मुझे एजुकेशन सिस्टम पे क्या काम करना है. So much of money is being spent. So I think these are real challenges. और कुछ then there are ethical questions around AI, so we can take those questions as well. मुझे लगता है एथिकल फ्रेमवर्क जैसे ईयूज GDPR या यूनेस्कोज AI एथिक्स चार्टर को इंडिया के सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में ट्रांसलेट करना बहुत ज़रूरी है. डू यू थिंक देयर इज इनफ डेटा गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स while using such tools? I think we are looking at it seriously. अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने AI गवर्नेंस पेपर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए निकाला था. That's a step in the right direction.
because at least government is proactively thinking about it. To answer your question, whether we have those systems right now, I'm not too sure, because this is a continuous learning curve. एक बहुत important question, since आपने ethical dimensions की बात करी, वो ये है कि आपका जो legal system है उसमें बहुत सारे changes होने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे elements हैं liability के. मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं जो कि आप हार्ट सर्जन हैं, right? Now if AI is replacing that heart surgery, right, under a supervision of a doctor, but this is an AI application which is doing it, and something goes wrong, whose liability it is, right? And there are many such complex cases. So one will have to start thinking about the liability aspects. आप गाड़ी लेके जा रहे हैं which is an automated car, and if you were a human being, you would have had a different judgment. And AI, because it is AI, it is working at the intersection of many data analytical points, will take probably a different decision in that moment than a person who had three analytical points to make decisions with as a human being. You can see in the front, you can see on the right, you can see on the left, and you can see in the rear view. But an AI driven car is analyzing data of multiple levels, right? So its decision making ability and your decision making ability are different abilities. If an event happens, the consequences of that event with multiple knowledge points compared to limited knowledge points will have a different, could have a different kind of implications, and hence the question of liabilities, hence the question of how the law should read an acts of AI. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होने वाला है फ्यूचर में. एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आजकल काफ़ी उसका रेफरेंस आता है कि बाय अनदर 3 to 5 years ऑलमोस्ट 85 मिलियन जॉब्स ऑटोमेट हो सकते हैं, लेकिन 97 मिलियन नए रोल्स भी और आ जाएंगे, एंड मेनी ऑफ देम विल बी एट द पॉलिसी टेक इंटरसेक्शन. और एआई और बिग डेटा अब पॉलिसी मेकिंग को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, सो आपको क्या लगता है कि जो अब नए पॉलिसी मेकर्स आ रहे हैं उनको कोडिंग और टेक की भी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होगी? I mean, let me just step back and answer some of the questions. I disagree fundamentally with all these projections which say कि 100 million new jobs will be created. On what basis have they calculated? No one will ever tell you this. These are all guesstimates into the future. And the data on which these guesstimates are made is also not properly cooked right now. So one will only see as we deal with the curve. It's going to be very challenging task. You don't need to be a coder yourself, but having an understanding of what AI can do is very important for policymakers. Let me explain that with an analogy. क्योंकि I have also been a development filmmaker in the past and put together about 50 films. तो हम on development issues. So I remember there was one on football as well. Football also. In fact, that film has led us to create a completely new vertical in our work, which is sports for development. But anyway, that is something we'll come back to later probably. But I'll give you an example. So as a director of a film, you have to visualize what you want to show to the viewer. So you don't need to be an editor, but you should know what is the arsenal available with the editor. What all can an editor on the edit table do? So you don't have to have the editing skills, but you have to know कि ये toolkit है और ये toolkit के अंदर से ये final product निकल सकता है. So I think that understanding is not there yet. अमेरिका के अंदर 2019 में एक नया एक्ट आया और वो एक्ट है evidence-based act of 2019 or something like that, which basically in even a sophisticated country
comparatively sophisticated country like US felt the need that decision making within the government should be based on certain kind of evidence. It should not be very arbitrary or discretionary. And remember, they are already technologically quite advanced. Even they felt the need to bring a legislation which will mandate evidence-based decision making. I think in India, time has also come where policymakers actively should be looking at creating such laws and acts, because then you will be able to understand what all data you are dealing with. So our next segment is career paths. So previously, there was a trend that people would try for UPSC, and if they were not able to make it, they would enter the field of policy making. लेकिन अब पॉलिसी सिर्फ यूपीएससी का फॉल बैक नहीं है, ये एक फर्स्ट चॉइस करियर भी हो सकता है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एब्सोल्युटली 100%. एंड हमारा थोड़ी थोड़ी देर पहले भी ये चर्चा हुई कि ये हर लेवल पे बन रहा है. और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, एंड वी वांट टू रीच आउट टू देम एज वेल, डोंट लूज हार्ट इफ यू आर नॉट बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर और अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, बिकॉज if you have studied, I always say, and this was told to me by an IPS officer of 95 batch, that never say that you had a gap year, because if you've really prepared yourself well, then preparation for UPSC is a job in itself, right? So you were employed, you were very much employed, you were more employed than anyone else was. Yeah, because you are gaining a lot of knowledge and exposure. Absolutely. Yeah. So and show that on your resume as in your experience. So if you have done that preparation sincerely, you will enjoy the world of policy making. और इसकी खास बात ये है कि जो मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा enjoy करेंगे जो सिस्टम के पार्ट हैं, क्योंकि जो सिस्टम के पार्ट हैं, for one or the other reason, for various reasons, they are not able to champion a cause beyond their tenure in a particular department, right? Here, you can champion the cause, you can multiply the cause, you can stitch much broader narratives across sectors. And the best part of it is that you will be involved in policy formulation without the protocol of bureaucracy. You will be working with finance secretary, you will be working with planning secretary, you will be working with a minister. So one can get a very wide variety of experience at a very early age. This is I think this is one of the best takeaway in the public policy profession. Right. So you have been mentoring young policy professionals for a while now. So आपके हिसाब से बेस्ट एंट्री पॉइंट्स क्या हैं? यंग इंडिया फेलोशिप, एसबीआई यूथ फॉर इंडिया, लैम्प फेलोशिप या मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी? I think both are important at their own places, because the difference is that an MPPB kind of a course will give you very interesting insight, but it is more formal way of classroom learning. Interestingly, many courses I have seen, whether it is Azim Premji, Gokhale Institute, Kautilya Institute, and very fantastic institutes, they are run by very capable people. They are run by experienced people who are probably not strictly academics, but they have been either diplomats, civil servants, economists, or different people. And the faculty that comes there is also very eclectic. So you get experiential training in the classroom from someone else who has had 50 years, 34 years, 40 years of career in a different field. So that already opens up. The other kind of fellowships that you talked about are mostly on the service delivery implementation side of it. So one gets attached to an organization through these fellowships to deliver some project on the ground. Not necessarily a research project. It can be a research project, but sometimes it is about really going to a village and taking care of a certain project, right? Or going to a hinterland and putting a microgrid over there.
So those kind of things are there. My advice would be that अगर आप ये formal channels पे नहीं भी गए, don't shy away from writing to public policy organizations around the country. They're always looking for people. राइट, सो इंडिया में पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल किस तरह की जॉब्स करते हैं? थिंक टैंक्स, कंसल्टेंसीज, गवर्नमेंट एडवाइजरी रोल्स या सीएसआर? और आपके हिसाब से, सिंस यू बीन इन पॉलिसी फॉर अ व्हाइल, आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑफर करता है? देखिए आजकल टेक एंड क्लाइमेट के अंदर बहुत काम चल रहा है. सो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन पे, अगेन क्लाइमेट एक्शन इज इंटरडिसिप्लिनरी. आई मीन one will really, you can apply yourself in whichever way. At the same time tech policy पे बहुत काम चल रहा है. तो you need a finance professional also, you need a geographer also, you need a urban development specialist also, you also need a data analytics specialized person with data analytics specialization. You would also need an economist. You would also, say for example, you're dealing with, say, urban development issues. Now there is a master plan, there is in Rajasthan urban improvement UIT Act, you have Municipalities Act, you also need lawyers. So what we observe is that today a lawyer is also doing data analytics, is also doing the other skills. So everyone becomes a multi-skill, multi-specialist with one particular specialization as a pivot, but other skills are also learned. Right. So Abhishek, during my IDS days, I realized that Indian students often lack exposure to comparative policy analysis and cost-benefit evaluation frameworks. So since you work with a lot of youngsters, so आपको भी लगता है कि ये गैप कहीं ना कहीं है? फील किया है, एंड आई थिंक आई वुड से ये एक ऐसा एरिया है जो इमर्जिंग एरिया है, एंड और ये स्लोली बट इफेक्टिवली इट इज गेटिंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड. अब अगर आप देखेंगे कि इम्पैक्ट वैल्यू, एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट. तो now regulatory impact assessment is becoming a norm slowly. 10 years ago it was not. What does it mean? What impact the regulation will have? अब इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं. टेक्निकल भाषा में बोलूं तो एक्स एंटी या एक्स पोस्ट, यानी कि रेगुलेशन आने से पहले या रेगुलेशन के बाद, इम्प्लीमेंटेशन के बाद. टेक्निकली आने से पहले आपको देखना चाहिए. और यहाँ पर आपका दूसरा सवाल आ जाता है कि कैसे देखेंगे आप? कॉस्ट बेनिफिट करेंगे. कॉस्ट बेनिफिट कैसे करेंगे? देखिए ये बड़े बड़े वर्ड हैं, बड़े टेक्निकल और जार्गनाइज वर्ड हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल है. व्हाट इज अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और रेगुलेटरी इम्पैक्ट असेसमेंट? सिंपल सा आप ये समझिए कि आपने एक रेगुलेशन लेके आना है. वो रेगुलेशन किस किस को अफेक्ट करेगी, वो सारी कंस्टिट्यूएंसी को आप मैप करना है. यू हैव टू डेवलप अ मेथोडोलॉजी टू अंडरस्टैंड कि इसका कॉस्ट बेनिफिट कैसे करना है, and provide an alternative. It is really like taking a decision of buying a scooter or a car in a home and you doing a cost benefit analysis. That's how public policy also works. Okay, so I would like to ask you here कि जो low income background से students आते हैं, so do you think ये field उनके लिए accessible है given the high cost of education and low initial salaries? देखिए वो तो I think that will apply to any field, not just public policy. If that is a factor, I don't know whether it is a factor. It is a factor to the extent that access to or exposure to the universe of the world is not there with people who are already excluded from that access equation. I don't for one think that people who are coming from lower economic backgrounds are any less than the ones who are more privileged. On the contrary, I've seen that there is a lot more hunger there, too much or beyond what
is required. It is going to affect their professional performance in a workplace. And let me say it straight out that colleges and schools should work overtime on building resilience with children, because वो workplace पर otherwise वो perform नहीं कर पाएंगे, because the pressures of public policy are too much. The task is like of an armed forces officer or let's say a doctor, because you can be called on a job at any time. When a government or a bureaucrat would require a certain policy document, it has to be delivered whether it is Saturday or a Sunday. There is no Right. Work-life balance. work-life balance. We as an organization we try to bring, but sometimes COVID aa gaya. You were there in COVID. We were all working in war rooms on policies, right? There was no. Today we are dealing with the issues of inequality. So what I'm trying to say at the end of the day is that resilience is very important. Please, whenever you are deciding to coming into the profession of public policy, be ready that the job will require the best out of you and the rewards will be commensurate. And after a while, when you have acquired the knowledge and the skills, the same task which looked difficult on day one will look very easy later on. So now I would like to ask you here एक बहुत ही important question जो भी students स्पेशली इस सेक्टर में आना चाहते हैं, पॉलिसी सेक्टर में, उनको what assurance और what idea can you give कि उनको कितना सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कितने इनकम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? There is no good news there, by the way. I mean, at one level there is no good news, and let me explain that. At another level there is a lot of good news, and I'll explain both the parts. You see, when I had joined my career after studying law, this was back in 2001 or 2001. 2003. The entry level salary that I got in 2003, okay, was about 75,000 rupees per month. Okay. Today, after 20 years, when inflation has increased, cost of living has increased, consumption on basic thing has increased, that same salary has fallen by 50%. Market is very competitive, and I don't want to name any institution, but there have been kids who have worked with us for 8 months after doing masters for 15,000, 20,000 rupees and then gotten absorbed. It's not that we didn't want to pay them, because we were at that phase of growth that we didn't have resources. 2 years ago, 3 years ago, we didn't have resources. We had a lot of work to deliver, but we didn't have so many resources. But these kids wanted that experience. And they would work for 9 months for 15,000 rupees to then get absorbed at for 35,000, 40,000. That's why I'm saying there's no good news. The good news is that there is an opening of the private sector public policy side, which is paying, I would say, some extraordinary salaries. If you're joining, say, Amazon, if you're joining company side public policy. And the third element of good news, which I want to highlight, is that in general, larger organizations in public policy field are not that great paymasters as I think most boutique firms are. So we count ourselves in a boutique firm space. And since kids might want to know, our salary, at our base salary, is quite competitive in the market. It starts at 45,000 and can completely based on performance. There are kids who are earning 1.5 lakh, 1 lakh, 60,000, 80,000, even 2 lakh per month. So boutique firms are really, I would say, pay much better. But
don't come to public policy field for money. Then you are not coming for public policy. Then you should go and aim for something else. Uh, because public policy gestation, I always give an example, or I say to my colleagues कि लगभग 3-4 साल तो आपको, imagine you walking in on a beach, 3-4 साल तो आपको केवल अपने पैर गीले करने में लग जाएंगे. You have not even gotten into the water to swim, right? But as I say that it's an exponential growth. After 3 years, you will take probably much lesser time to get to next level and next level and next level. So, yeah. But there is a difference in the generation of public policy practitioners. So I'll give you one example. I am mid-40s. I can tell you my director research is 15 years younger. Okay. And if I had started at his age, where I have reached at 45, I would have reached at 35. So you are now going to see, if you go to Delhi and sit in any public policy event, you will see so many young people ahead of the curve, ahead of those who are 40 years in experience. So the downside of it is that they have a lot of technical knowledge, but the experience on which this knowledge should be laid to make better sense of future is not there. So a public policy field should benefit from the wisdom of those who have a lot of experience, then conduits like people from our age group, and should then fuse their technical knowledge. Technically, that is how I would envisage a good public policy institution which brings all three brackets into consideration for policy formulation. ओके, सो पॉलिसी सेक्टर में कौन से स्किल्स सबसे इम्पोर्टेंट हैं? राइटिंग, लॉबिंग, एनालिसिस और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट? ऑल ऑफ देम, बट आई वुड से आजकल मैंने देखा है कि एंड अगेन अनदर क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ पीपल फॉर राइटिंग रिलाई ऑन चैट जीपीटी. Don't use chat GPT for writing. Use chat GPT as an assistant, because sorry, I'm digressing a little bit, but I want to pick up the point on writing a little bit more. You see, even on using chat GPT, you need to put a prompt for Oh yes, prompt engineering in itself has become a specialization. Yes. What prompt will give you the best answer already indicates that you need to have analytical skills. And if you want to, or if you have to develop analytical skills, you will already have been a reader and a writer yourself. And let me make it very explicit. What if you think you are good at writing? Try this. And I always get shocked every time when I do the same thing. Even after 24 years of career, when I'm sitting down to write 800-word article, it's a challenge, right? So try and put your thoughts out on a piece of paper in a cogent, coherent way. It is then you would realize the importance of writing. So I'm saying that there is no shortcuts to it. All of these skills are extremely important, and they have to be cultivated and honed. So all at different level they will play out. एनालिटिकल स्किल के लिए आपको लैंग्वेज स्किल्स चाहिए, लैंग्वेज स्किल्स के लिए आपको राइटिंग स्किल्स भी चाहिए. सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. ओके, सो आप ये बताइए, अगर कोई क्लास 11th का स्टूडेंट आज ये डिसाइड करे कि उसको पॉलिसी मेकर बनना है या पॉलिसी सेक्टर में जाना है, तो आप क्या रोड मैप उसको देना चाहेंगे? फर्स्ट रोड मैप इज 11th क्लास में अगर आप हैं, एक कोई अखबार उठा लीजिए,
one good newspaper. When I say good newspaper, it's not that straightforward, right? My advice is don't go for a tabloid, go for something which has more content. अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, आप मिंट उठा लीजिए, बिजनेस स्टैंडर्ड उठा लीजिए. अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप एक्सप्रेस उठा लीजिए, हिंदू उठा लीजिए, इस टाइप के न्यूज़पेपर. मेक इट अ हैबिट टू रीड अ न्यूज़पेपर cover to cover every day. The reason I'm saying is that newspaper reading and how to read newspaper are two different things. क्या होता है न्यूज़पेपर आप जो रेगुलरली पढ़ता है, मैं उसको बताता हूँ, these are secrets that nobody will tell you, that every newspaper on a daily basis would also have a scheme. It will have a certain flavor. Opinion piece will relate to something on page 7. जो फ्लेवर है, यू नो, इट्स लाइक अ कॉकटेल दैट आपको ऑरेंज का टेस्ट ज्यादा आ रहा है वर्सेस समथिंग एल्स. वो आपको कैसे समझ में आता है? वो तब समझ में आता है जब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत लगती है. यू अंडरस्टैंड कि आज के पेपर का सेंटिमेंट क्या है. दूसरी चीज क्या है कि न्यूज़पेपर से एक लेवल पे नॉलेज बनती है और कंटिन्यूअस रीडिंग के बाद नैरेटिव शेपिंग होती है. व्हेन यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन कनेक्ट कि 2008 में रिसेशन के वक्त ये बातें चल रही थी और आज के तारीख में ये बातें चल रही हैं, और बीच में 4 बार रिसेशन आने की जब चांसेस हुई तो ये बातें चल रही थी. यू नाउ नो द नैरेटिव, राइट? और न्यूज़पेपर पढ़ने की जो प्रैक्टिस है उसको कम से कम आपको 1 साल तक तो होन करना पड़ेगा बिफोर यू से दैट आई रीड न्यूज़पेपर्स. पहला स्टेप, रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे. Secondly, start making mental buckets of information. टेक्नोलॉजी का एक इंफॉर्मेशन बनाइए, एनर्जी का एक बकेट बनाइए. स्टार्ट पुटिंग डिफरेंट बकेट्स, whichever way works from your own biases, और इंफॉर्मेशन को उसमें क्लब करते जाइए. Over a period of time, you will have very systematic, algorithmic way of looking at things. Third thing, don't waste your time so much. I mean, I'm not saying don't read your reels and don't go through your reels. Everyone has a cell phone right now. But subscribe to 2-3 channels. जैसे कट द क्लटर है, आप सुनिए, सुबह तैयार होते हुए सुन लीजिए, 20 मिनट की टॉक है, शाम को सोने से पहले सुन लीजिए. डोंट हैव टू लुक एट इट, जस्ट कीप इट डाउन. शेखर गुप्ता जी वहाँ पे नैरेटिव बोलेंगे, आप सुनते रहिए उसको. सिमिलरली आप 1-2 और इस टाइप के आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, which will give you information without biases. So try and ensure that you are not getting consumed with individual biases. You are only going for those channels which are objective. तीसरी बात ये बोलूँगा, जब ये आपने तीनों चीज़ें आपने देख ली, try and relate to the information that you're getting from outside world, which is through these channels. Try and relate that to what you are studying today in school. Also, please attend, if you are in a town like Jaipur, you have centers like Rajasthan International Center, for example, जहाँ पर रोज panel talks होती हैं. Attend as many as possible, right? Attend plays, theater events which are oriented, which are designed around certain kind of message. And the last thing that I would say is seek as many internships as possible. Doesn't matter if you are in 11th standard and you can't come to a policy institution which has, say, only master student. Come, ask them that I want to see what this world is. I'm sure people would be open. Yeah, and they're always open. They would always love to hone people like that. So these are few prescriptions that I would say. Okay, now we come to our rapid fire round, which is a fun segment. So are you ready? I wish I had read those questions earlier. Yeah. Okay, so most overused word in policy consulting? Stakeholder. Okay, who's easier to work with, politicians, bureaucrats, or donors?
None of them. ओके, सो एनजीओ, सरकार या कॉरपोरेट, सबसे टफ क्लाइंट? Government, for the lack of capacity. Okay. So one policy reform you would push if made cabinet secretary for a day? I wouldn't wish to become cabinet secretary, at least for a day. But since it's a rapid fire, one policy reform I would really advocate for an employment policy to correct inequality in India. पॉलिसी बनानी इजी है या इम्प्लीमेंट करनी? Banana easy है, बनाना बहुत easy है. Implementation is where there are three problems in India: implementation. जर्नलिज्म ज्यादा पावरफुल था या पॉलिसी? Both. Policy is a slow relay race. Journalism is a rapid fire, as you were asking me. But I'm not replying in a rapid fire format. But journalism turnaround time is much quicker. Policy turnaround time is slower, but also deeper. Okay, so tell me, which is the most ignored but high impact policy sector? Non-motorized transport. Everyone is talking about electric buses, electric cars, there's planes, civil aviation. Who's talking about walkers? I think non-motorized transport is one requires a lot of attention. So अभिषेक, आपने हमें ये समझाया कि पॉलिसी मेकिंग एक बैलेंसिंग एक्ट है, टेक्निकल रोबस्टनेस, पब्लिक एम्पैथी और इंस्टीट्यूशनल रियलिज्म के बीच में कहीं. और हम ये समझते हैं कि पॉलिसीज सिर्फ गवर्नेंस टूल्स नहीं है, दे आर ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट्स विद द फ्यूचर. I hope I have provided the information from my vantage point, but it has been an absolute pleasure to speak to you, Akhil, and a veteran bureaucrat, a change maker, a social entrepreneur. I think there are many more things to learn from you than probably what I have shared today. It's a pleasure. And humbled by your kind words. Thank you very much. तो मैं चाहूँगा कि हर स्टूडेंट, स्पेशली दोज हु कम फ्रॉम स्मॉल टाउन्स एंड लो इनकम फैमिलीज, वो ये समझें कि पॉलिसी एक ऐसा करियर है जहाँ विजन, वॉइस और वैल्यू तीनों की जगह है. सो याद रखिए, सिटीजन बनना आसान है और जिम्मेदार सिटीजन बनना एक करियर है. सो दोस्तों, ये है स्विच टॉक, जहां हर करियर का राज खुलता है. मैं हूं अकील खान. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ. तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने सपनों को सीरियस लेना ना भूलें.